रुद्रा के कदम अचानक रुक गए। उस एक पल की खामोशी में वहां मौजूद हर किसी का दिल दहल गया। यह आदमी अब और क्या करने वाला था? चारुलता और कुणाल के चेहरे डर के मारे सफेद पड़ चुके थे। सब लोग परेशानी में थे कि तभी रुद्रा धीरे से उन मां बेटे की तरफ मुड़ा। उसकी बर्फीली आवाज एक बार फिर पूरे हॉल में गूंजी। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे पापा की मौत से तुम दोनों का कोई लेना देना नहीं होगा, वरना अगली बार सिर्फ एक हाथ टूटने जितनी आसानी से मामला खत्म नहीं होगा। इतना कहकर वो बिना एक और पल रुके हॉल से बाहर निकल गया। कुणाल ने उस दिशा में घूरते हुए एक जख्मी जानवर की तरह गुर्रा कर कहा, घटिया इंसान, मैं तुझे जान से मार दूंगा। बचपन से ही रुद्रा उससे हर चीज में ज्यादा काबिल था। कुणाल ने सोचा था कि रुद्रा के जेल जाने के बाद वो कभी उससे आगे नहीं निकल पाएगा, लेकिन हकीकत ने उसके मुंह पर जोरदार तमाचा मारा था। हॉल का शोर पीछे छूट चुका था। शांति निवास महल के मेन गेट पर एक लग्जरी कार खड़ी थी। रुद्रा को पायलट सीट पर बैठा था और गाड़ी चला रही ईरा से अपनी बहन की हालत के बारे में पूछ रहा था। ईरा ने रिपोर्ट देते हुए कहा, आर्या मैडम को नंदनवन विला में शिफ्ट कर दिया गया है। आपकी मदद से उनकी हालत अब स्थिर है, लेकिन वो बार बार आपसे मिलने की जिद कर रही हैं। रुद्रा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ये लड़की बिल्कुल बचपन जैसी ही है, चलो वहीं चलो। लेकिन उसका दिल भारी था। पापा गुजर चुके थे। वो खुद हिमालय बॉर्डर पर दूर था और पीछे उसकी बहन चारुलता के जुल्म सह रही थी। उसने कसम खाई कि अब अपनी बहन पर जरा सी भी आंच नहीं आने देगा। रुद्रा ने मन में सोचा, इस सब की जड़ चारुलता और उसका बेटा तो है ही, लेकिन असली गुनहगार तो वो है जिसने मुझे उस रात फंसाया था। इस बार मैं उसी को ढूंढने वापस आया हूं। आधे घंटे बाद नंदनवन विला के विला नंबर 1 के गेट पर गाड़ी रुकी। रुद्रा कार से उतरा। ये विला चारुलता के बर्थडे गिफ्ट के तौर पर तैयार किया गया था, लेकिन अब इसकी कोई जरूरत नहीं थी। हां, उसकी बहन के आराम के लिए यह जगह सही थी। जैसे ही वो कार से उतरा, उसने देखा कि दरवाजे पर एक लड़की खड़ी है। वो विला के गेट के पीछे डरपोक अंदाज में छिपी हुई थी और उसकी बड़ी बड़ी आंखें बेचैनी से बाहर की ओर देख रही थी। वो आर्या थी। रुद्रा को कार से उतरते देख आर्या की आंखों में एक चमक आ गई। वो फौरन बाहर निकली और बोली, भाई। वो भागकर रुद्रा के गले लग गई, जैसे उसे डर हो कि अगले ही पल वो कहीं गायब ना हो जाएगा। रुद्रा ने आर्या का सिर सहलाते हुए कहा, आर्या मेरी गुड़िया, तू बाहर क्यों आ गई? अभी तो तू कमजोर है। चल अंदर चल के आराम कर। मैं तुझे उठाकर ले चलता हूं। इतना कहकर वो नीचे झुका, आर्या को अपनी पीठ पर आने का इशारा करते हुए। आर्या की आंखें तुरंत चमक उठी और वो खुशी खुशी बोली, मेरे भाई दुनिया में सबसे अच्छे हैं। वो रुद्रा की पीठ पर चढ़ गई। कुछ दूर खड़ी ईरा ये सब देख रही थी। ये वही अल्फा कमांडर था जिसने हिमालय बॉर्डर को हिला कर रख दिया था, और इस पल वो एक लड़की को अपनी पीठ पर बिठाए हुए था। लेकिन ईरा जानती थी कि उनके पिता की मौत के बाद उनके दिल में सबसे ज्यादा अहमियत रखने वाले सिर्फ 2 ही लोग थे। एक उनकी बहन आर्या और दूसरी कृति, जिसने 6 साल पहले उनके साथ वो रात गुजारी थी। आर्या को पीठ पर उठाए विला के अंदर ले जाते हुए रुद्रा लगातार अपनी बहन से बातें कर रहा था। उसकी बातों से उसे पता चल रहा था कि पिछले 2 सालों में उसने कितने बुरे दिन देखे थे। जिस दिन उनके पापा की मौत हुई, उसी दिन से चारुलता और उसके बेटे ने ऐलान कर दिया कि आर्या की तबीयत ठीक नहीं है, और उसी पल से उसे गोयंका फैमिली के घर में कैद कर दिया गया था। शुरुआत में तो ये सिर्फ कैद थी, लेकिन बाद में टॉर्चर शुरू हो गया। उन्होंने उसे एक डॉग हाउस में रहने के लिए मजबूर किया। उसे बचा हुआ खाना खाने पर भी मजबूर किया। अगर वो नहीं खाती तो वो जबरदस्ती उसके मुंह में ठूंस देते थे। रुद्रा के भीतर दबा हुआ गुस्सा किसी ज्वालामुखी की तरह फिर से भड़क उठा। उसने मन में कहा, सिर्फ कुणाल का हाथ तोड़ना ये तो कुछ भी नहीं था। मैंने बहुत ज्यादा नरमी दिखा दी। एक भयानक जानलेवा इरादा उसके पूरे वजूद में फैल गया। रुद्रा से निकल रहे उस
जानलेवा इरादे को महसूस करके आर्या डर गई। उसने घबराते हुए पूछा, भाई आप क्या कह रहे हैं? रुद्रा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने फौरन अपने जानलेवा इरादे को काबू में किया और प्यार से आर्या को कंबल उड़ाते हुए कहा, कुछ नहीं मेरी गुड़िया, भाई तुझसे वादा करता है अब भविष्य में तुझे कोई भी बुरा इंसान तंग नहीं करेगा। आर्या ने चुपचाप सर हिलाया और फिर सोने के लिए लेट गई, लेकिन उसका हाथ रुद्रा की आस्तीन को कसकर पकड़े हुए था। जब तक आर्या की सांसें गहरी नहीं हो गई, रुद्रा वहीं बैठा रहा। इसके बाद ही वो आहिस्ता से कमरे से निकला और बाहर आंगन में आ गया। वहां ईरा पहले से मौजूद थी। ईरा ने सम्मान के साथ रुद्रा के लिए एक कप गर्मा गर्म मसाला चाय डाली और धीरे से कहा, अल्फा कमांडर, जांच पूरी हो गई है। 6 साल पहले के हंगामे के बाद मिस कृति को झां फैमिली से निकाल दिया गया था। वो अब प्राइम केयर यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में डिपार्टमेंट ऑफ थोरेसिक सर्जरी की डायरेक्टर है और उनकी एक 5 साल की बेटी भी है। ये पुष्टि हो गई है कि वो आपकी अपनी बेटी है। चाय पीते हुए रुद्रा का हाथ हवा में ही कांप कर रुक गया। उसने हैरानी से पूछा, बेटी? मेरी एक बेटी है? एक पल की हैरानी के बाद उसके दिल में एक मजबूत खुशी की लहर दौड़ गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि 6 साल पहले का वो हादसा उसे एक बच्चे का पिता बना देगा। वो जितना खुश था, उतना ही गहरा पछतावा भी उसे महसूस हो रहा था। ये सोचना मुश्किल नहीं था कि कृति ने झां फैमिली से निकाले जाने के बाद अपनी बेटी के साथ कैसे गुजारा किया होगा। ये सोचते हुए रुद्रा ने निर्देश दिया, ईरा, जाओ और इंतजाम करो। मैं कल से प्राइम केयर यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में नौकरी करूंगा। मैं इस मौके का इस्तेमाल उन दोनों माँ और बेटी की हिफाजत करने के लिए करना चाहता हूँ। ईरा को बहुत बड़ा झटका लगा। उसने हैरानी से कहा, आप एक स्कूल के डॉक्टर बनेंगे? उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि अल्फा कमांडर असल में एक स्कूल का डॉक्टर बनने जाएंगे। इस पूरे एम्पायर में कितने बड़े बड़े लोग अल्फा कमांडर से अपने इलाज के लिए भीख मांगना चाहते हैं। रुद्रा ने धीरे से अपना सिर हिलाते हुए कहा, जैसा मैंने कहा है वैसा ही इंतजाम करो, ये एक ऑर्डर है। ईरा ने सहमति में अपना सिर हिलाते हुए कहा, जी कमांडर। अगली सुबह रुद्रा ने नॉर्मल कपड़े पहने और स्कूल के हॉस्पिटल की ओर चल पड़ा। यूनिवर्सिटी के अंदर स्टूडेंटों को आते जाते हंसते बतियाते देखकर रणभूमि में लाशें बिछाने वाले एक पुराने सिपाही का थका हुआ मन इन बेफिक्र नौजवानों को देखकर एक पल के लिए शांत हो गया। 6 साल, पूरे 6 साल उसने जेल की अंधेरी कोठरी में गुजारे थे। उसने एक गहरी सांस ली जिसमें आजादी तो थी, लेकिन साथ ही एक कसक भी थी। थोड़ी देर में रुद्रा स्कूल के हॉस्पिटल के दरवाजे पर पहुंच गया, लेकिन उसने देखा कि आगे कुछ ज्यादा ही हलचल हो रही थी। उसकी नजरों ने फौरन उस असामान्य भीड़ को भांप लिया। उसने देखा कि हॉस्पिटल के गेट पर लोगों का एक हुजूम जमा था। भीड़ से एक घबराई हुई आवाज आई, जल्दी करो, डॉक्टर को बुलाओ, यहाँ कोई बेहोश हो गया है। एक स्टूडेंट लगभग चिल्लाते हुए बोला, अरे ये तो स्कूल की ब्यूटी क्वीन चारवी जोशी है। इसके पापा प्राइम केयर के सबसे अमीर आदमी हैं। अगर इसे कुछ हो गया तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। किसी और ने घबरा कर कहा, जल्दी कोई हॉस्पिटल के अंदर जाकर किसी डॉक्टर को बुलाओ। तभी रुद्रा की नजर जमीन पर पड़ी एक लड़की पर गई। वो बेहोश हो चुकी थी। उसकी सांसें तेजी से चल रही थी। एक डॉक्टर की पैनी नजर से रुद्रा ने लड़की की हालत का जायजा लिया। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे जहर दिया गया। रुद्रा ने मन में सोचा, इसकी सांसें बहुत तेज है, लेकिन चेहरा पीला नहीं पड़ा है। ये लक्षण तो किसी जहर के हैं। भीड़ में फिर से हलचल हुई। कोई चिल्लाया, रास्ता दो, डायरेक्टर कृति आ गई हैं। 2 नर्सें भीड़ को चीरती हुई आगे आईं और उनके पीछे एक बेहद खूबसूरत औरत चल रही थी। उसके बाल पोनी टेल में बंधे थे। उसने सफेद कोट पहन रखा था और उसके हाथ में एक मेडिकल किट थी।
उस औरत को देखते ही रुद्रा की दुनिया एक पल के लिए रुक सी गई। उसने मन में सोचा, ये तो कृति है। जो औरत कभी बहुत नर्म और कोमल हुआ करती थी, वो आज किसी बर्फीले पहाड़ की तरह ठंडी और कठोर लग रही थी। कई लोग हैरान होकर चिल्ला पड़े। एक स्टूडेंट ने तारीफ करते हुए कहा, अरे वाह, डायरेक्टर कृति खुद आ गई हैं। अब तो 4वीं बज जाएगी। दूसरे ने हाँ मिलाई। बिल्कुल, डायरेक्टर कृति स्कूल की सबसे काबिल चीफ फिजिशियन है। उन्होंने डॉक्टर हिमांशु से सीखा है। तभी एक स्टूडेंट ने टॉन्ट मारते हुए कहा, अरे तुम लोगों ने 6 साल पहले वाली खबर नहीं सुनी क्या? कहते हैं कि डायरेक्टर कृति की इज्जत लूटी गई थी। एक और स्टूडेंट दुखी होकर बोला, क्या बकवास, मेरा तो दिल ही टूट गया। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाते, कृति ने ठंडी आवाज में फटकार लगाई, तुम्हारी बातें खत्म हो गई। अगर बकवास पूरी हो गई हो तो अपना मुंह बंद रखो। उस स्टूडेंट का चेहरा शर्म से लाल हो गया और वो भीड़ में छिप गया। जब कृति ने देखा कि अब कोई नहीं बोल रहा है, तो वो नीचे झुकी और लड़की के शरीर की सावधानी से जांच करने लगी। लेकिन जल्द ही कृति की भौहें गहरी चिंता में सिकुड़ गई। उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा, इसका दिल रुक चुका है, हालत बहुत खतरनाक है। लगता है मुझे एक्यूपंक्चर नीडल का इस्तेमाल करना होगा। कृति ने अपना मेडिकल किट खोला और उसमें से चांदी की नीडल्स का एक सेट निकाला। वो उन्हें लड़की के शरीर में चुभाने ही वाली थी, लेकिन ठीक उसी वक्त पास से ही एक विरोध की आवाज गूंजी। रुकिए, रुद्रा ने कहा, इस लड़की का दिल जरूर रुका है, लेकिन बीमारी दिल में नहीं है। अगर आपने नीडल से दिल को दोबारा चालू किया तो इसका उल्टा असर होगा। स्टूडेंट आवाज की दिशा में देखने लगे। उन्होंने देखा कि एक लंबा और मजबूत कदकाठी का आदमी, जिसकी आंखों में एक अजीब सी चमक और गजब का आत्मविश्वास झलक रहा था, उनकी तरफ चला आ रहा था। वो रुद्रा था। कृति ये आवाज सुनकर एक पल के लिए रुक गई और उसने उस तरफ देखा। लेकिन जब उसने देखा कि आने वाला शख्स रुद्रा है, तो उसका चेहरा पल भर में बदल गया। उसकी आंखों में पहले हैरानी झलकी, लेकिन जल्द ही गुस्से और नफरत ने ले ली। उसकी आंखें गुस्से से रुद्रा को घूरने लगी। कृति की गुस्से भरी नजरों को महसूस करते हुए रुद्रा के चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान आ गई। लेकिन अभी समझाने का समय नहीं था। उसने आगे कहा, मरीज को जहर दिया गया है। मिस कृति, अगर आपने लापरवाही से नीडल से दिल को चालू किया तो जहर खून के साथ पूरे शरीर में फैल जाएगा, जिससे मरीज की मौत और भी जल्दी हो जाएगी। अगर कोई और होता तो वो उसे नहीं रोकता, लेकिन ये कृति थी। कृति रुद्रा की कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं थी। उसने फटकारते हुए कहा, बकवास बंद करो, मरीज का दिल रुक गया है। अगर दिल को फिर से चालू नहीं किया तो कोई उम्मीद नहीं बचेगी। अभी यहां डॉक्टर मैं हूं और तुम सिर्फ एक मुजरिम हो। 6 साल पहले जो आदमी था जिसने उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी, आज वही आदमी उसे सलाह दे रहा था। यह सोचकर ही कृति को घिन आ रही थी। ये कहने के बाद उसने मरीज के शरीर में 2 चांदी की नीडल्स चुभो दी। रुद्रा का चेहरा कड़वाहट से भर गया। उसने कुछ समझाना चाहा, लेकिन आखिरकार उसने कुछ नहीं कहा। उसने मन ही मन तय कर लिया कि अगर हालात बिगड़े तो वो तुरंत हरकत में आएगा। जैसे ही 2 नीडल्स शरीर में गईं, जिस लड़की की सांसें लगभग रुकने वाली थीं, वो धीरे धीरे स्थिर होने लगी। ये नजारा देखकर हर कोई कृति की तरफ तारीफ भरी नजरों से देखने लगा। कृति के चेहरे पर भी आत्मविश्वास की एक झलक आ गई। उसने अनजाने में रुद्रा की तरफ देखा, लेकिन जब उसने साफ देखा तो उसे निराशा हुई। रुद्रा का चेहरा बेहद शांत था, जैसे सब कुछ उसकी उम्मीद के मुताबिक ही हो रहा हो। कृति के मन में घिन और भी बढ़ गई। उसे लगा कि रुद्रा जबरदस्ती शांत बने रहने का नाटक कर रहा है। लेकिन तभी किसी ने चीख कर कहा, अरे नहीं डायरेक्टर मैम, देखिए 4वीं की हालत कुछ ठीक नहीं लग रही है। उसकी सांसें फिर से तेज क्यों हो रही हैं? क्या रुद्रा वक्त रहते 4वीं की जान बचा पाएगा?
क्या कृति रुद्रा की बात मानेगी? 6 साल पहले रुद्रा और कृति के बीच आखिर क्या हुआ था? और क्या रुद्रा अपनी बेटी से मिल पाएगा? किसने चार्वी को जहर देकर मारने की कोशिश की थी? सुनिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम पर।